नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। चलिए आज हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स को स्टडी करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मैक्सवेल इक्वेशंस और प्लेन वेव सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा। मैक्सवेल इक्वेशंस मुख्यतः चार इक्वेशन का एक समूह है। पहली इक्वेशन गाउस लॉ डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो है। ये सामान्यतः इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव होती है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेल डॉट ई डाइवर्जेंस ऑफ ई है, और जिस सरफेस से डाइवर्जेंस हो रहा है उस सरफेस के अंदर जो चार्ज मौजूद हैं उनकी चार्ज डेंसिटी रो से प्रदर्शित की जाती है। दूसरी इक्वेशन डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो है। यहाँ सोर्स टर्म के रूप में रो मौजूद है। इस इक्वेशन में कोई सोर्स टर्म नहीं है, अतः ये इक्वेशन फ्री मैग्नेटिक पोल्स की एब्सेंस को भी रिप्रेजेंट करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए उसी स्वरूप को लिए हुए है जिस स्वरूप को गाउस लॉ इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैसा ही स्वरूप रिप्रेजेंट करती है, अतः इसको मैग्नेटोस्टैटिक के लिए गाउस लॉ भी कहा जाता है। थर्ड जो इक्वेशन है वो फैराडे लॉ है। पिछली कक्षाओं में भी आपने देखा होगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम करते हैं तो फैराडे और लेंज लॉ से हमको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन प्राप्त होता है। डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल है। एम्पियर लॉ को मैक्सवेल द्वारा मॉडिफिकेशन करने के बाद एम्पियर मैक्सवेल लॉ प्राप्त होता है, जो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो जे प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी के रूप में प्राप्त होता है, जहाँ J करेंट डेंसिटी है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि चारों जो इक्वेशन है ये वैक्यूम के लिए हम ले रहे हैं। वैक्यूम में जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है उसको म्यू जीरो से, और जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है उसको एप्सिलॉन जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो का यूज करके वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ये हम इसमें आगे जब प्लेन वेव की बात करेंगे तब भी हम इसको देखेंगे। 1 अपॉन रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू ज्ञात है, अतः जब आप इस वैल्यू को रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो c इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार ये चार इक्वेशन का सेट मैक्सवेल इक्वेशन के रूप में लिया जाता है। इन चारों इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना के किसी भी इवेंट्स को, किसी भी वेव को हम एनालिसिस कंप्लीट रूप से कर सकते हैं। ऊपर मैंने जो मैक्सवेल इक्वेशन दर्शाई है वो वैक्यूम के लिए है। यदि हम किसी मीडियम में इन मैक्सवेल इक्वेशन को लिखें तो वैक्यूम की परमिएबिलिटी के स्थान पे हमको मीडियम की परमिएबिलिटी म्यू लेनी होगी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी वैक्यूम की एप्सिलॉन जीरो के स्थान पे एप्सिलॉन लेना होगा, और आप अच्छी तरह से जानते हैं एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर होती है, और रिलेटिव परमिएबिलिटी
म्यू अपॉन म्यू जीरो के बराबर होगा। तो मीडियम के लिए जो गाउस ला है वो डेल डॉट इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन मिलेगा। डेल डॉट पी इज इक्वल टू जीरो होगा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी होगा, डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी हमको प्राप्त होगा। ये चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन मीडियम के लिए है। यदि हम ऐसे मीडियम की बात करें जिसमें सोर्सेज नहीं हो, अर्थात रो और जे जिसके अंदर जीरो हो, शून्य हो, उस स्थिति में मैक्सवेल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। इन चारों इक्वेशन का यूज करके किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वेशन हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आइए अब बात करें प्लेन वेव्स इन ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम। सबसे पहले जो फैराडे लॉ है उसमें दोनों साइड कर्ल लेने पर डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस डेल बी अपॉन डेल टी, कर्ल ऑफ ई ये एक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी का वैल्यू डेल डॉट ई माइनस डेल टू ई होता है। ये हमने जो है वेक्टर प्रॉपर्टीज से लिया है। डेल्टा स्पेशल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है और टी टाइम है, दोनों इंडिपेंडेंट है, अतः आप डेल अपॉन डेल टी को बाहर लेकर के डेल क्रॉस भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 से डेल डॉट ई जीरो है और डेल क्रॉस बी की वैल्यू म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी है। इन दोनों की वैल्यू जब मैं रख देता हूँ इसमें तो मुझे प्राप्त होगा माइनस डेल टू ई इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, और डेल टू ई इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी टू। जो वेव थ्योरी है उससे हम जानते हैं, उससे पहले जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये इक्वेशन डिराइव की है, उसी तरह से हम यदि एम्पियर मैक्सवेल लॉ के लिए कर्ल लेकर के उसी तरह से सॉल्व करें तो हमको बी के लिए भी सिमिलर इक्वेशन प्राप्त होगी। डेल टू बी इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल टू बी अपॉन डेल टी टू। इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही स्वरूप वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वेव थ्योरी से हम जानते हैं कि जो वेव इक्वेशन है वो जनरली डेल टू साई वन इजिकल टू वन अपॉन वी स्क्वायर डेल टू साई डेल टी टू के फॉर्म में लिखी जाती है, जहाँ वी उस वेव की वेलोसिटी है। यदि हम इक्वेशन 3 को इन दोनों से कंपेयर करें, यहाँ ये 2 है और ये 2a है, थर्ड नहीं है, 2a है। इन दोनों से जब आप कंपेयर करेंगे तो हमको ये मिलता है वेलोसिटी ऑफ वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इजिकल टू 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन। क्योंकि म्यू एप्सिलॉन को हम म्यू जीरो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, अतः इसको जिसे वैल्यू रखेंगे हमको ये मिलेगा 1 अपॉन रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो सी के बराबर है, हमको मालूम है, अतः v इजिकल टू होगा सी अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन आर, म्यू आर एप्सिलॉन आर। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये आपको मालूम है वेव इक्वेशन है और वेव इक्वेशन
प्लेन वेव सॉल्यूशन देती है जिसका वैल्यू हम वेल नोन प्लेन वेव सॉल्यूशन के रूप में जानते भी हैं, हमने इनको पिछली कक्षाओं में हल किया हुआ है। तो साइड इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी होगा, जहाँ ओमेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी और के वेव वेक्टर है जो वेव की डायरेक्शन को भी शो करता है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी और वेव वेक्टर इस रिलेशन द्वारा संबंधित होते हैं। ए इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी, वी की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है, जैसे हम इसमें रखेंगे तो ये हमको मिलेगा अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर ओमेगा बाई सी। जैसे भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो साइड को आप ई और बी से रिप्लेस कर दें तो हमको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो कि हार्मोनिकली चेंज होता है उसकी रिलेशन, उसके सॉल्यूशन हमको प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात इक्वेशन 2 जो है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव इक्वेशन और मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन, उनका सॉल्यूशन हमको प्राप्त होता है E इक्वल टू जीरो इंटू दिस, B इक्वल टू बी जीरो इंटू दिस। अब हम थोड़ा सा इन दोनों इक्वेशन का और एनालाइज करते हैं। तो इक्वेशन 7 और 8 ई और बी की वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 की फर्स्ट रिलेशन और सेकंड रिलेशन में रखते हैं तो हमको के डॉट ई इक्वल टू जीरो, के डॉट बी इक्वल टू जीरो प्राप्त होता है। अर्थात जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन है उससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। ये हमको पहले से भी मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। उसी चीज़ की पुष्टि भी यहाँ हो रही है। इक्वेशन 3 में जब 7 और 8 रख देते हैं तो हमको मिलता है आयोटा के क्रॉस ई इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा बी, और इससे हमको बी की वैल्यू ई की टर्म में प्राप्त होगी, बी इज इक्वल टू के इंटू ई अपॉन ओमेगा। के को के परिमाण और यूनिट वेक्टर के की फॉर्म में लिखने पर के अपॉन ओमेगा हमको प्राप्त होगा, और के अपॉन ओमेगा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है। तो बी इक्वल टू रूट म्यू एप्सिलॉन के यूनिट वेक्टर क्रॉस ई। ये रिलेशन बी और ई के बीच के रिलेशन को प्रकट करता है। ये भी हम जानते हैं कि एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी अर्थात एनर्जी पर यूनिट एरिया per unit time transported by the fields is given by Poynting vector S equal to E cross P upon V। B की वैल्यू इक्वेशन 9 के द्वारा हम निकाल सकते हैं। B की वैल्यू जो हम यहाँ रख देते हैं तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज होगी। सोल्व करके इस वेक्टर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके इस फॉर्म में ले सकते हैं। के डॉट ई जीरो होता है तो हमको ये मिलेगा। जो जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ये 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन एप्सिलॉन स्क्वायर के की फॉर्म में प्राप्त होगा। ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, हम देख चुके हैं कि ये जनरली टोटल एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। ये हम अभी यहाँ देखेंगे भी सही। तो पॉइंटिंग वेक्टर v और u के प्रोडक्ट के बराबर होता है और इसकी डायरेक्शन प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, अर्थात जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट होती है उसी डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो भी होता है। u को निकालने के लिए हमको मालूम है टोटल u इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा स्टोर्ड एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा स्टोर्ड एनर्जी की सम के बराबर होती है।
इसको जब सोल्व करें, बी की वैल्यू की टर्म में मैग्नीट्यूड लें, तो हमको मिलेगी टोटल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई स्क्वायर। यहाँ हम देख चुके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, साथ ही साथ उनमें मोमेंटम भी ट्रांसपोर्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मोमेंटम को पॉइंटिंग वेक्टर में वी स्क्वायर को डिवाइड करके प्राप्त किया जाता है। वी की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है। जब आप एस की वैल्यू रख देते हैं तो हमको लीनियर मोमेंटम प्राप्त होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। वो होता है u अपॉन वी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। इंटेंसिटी of the electromagnetic fields is just the average value of S, average over some few cycles of the oscillations। तो ये एवरेज जब हम लेंगे तो इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी हाफ वी एप्सिलॉन ई जीरो स्क्वायर के बराबर प्राप्त होती है, क्योंकि हमको मालूम था ई जो है वो साइनसॉइडली वेरी करता है। उसका एवरेज हम लेंगे तो उसमें टर्म हमको मिलेगी। ये v और एवरेज u के बराबर प्राप्त होता है, जहाँ एवरेज u हाफ एप्सिलॉन ई जीरो स्क्वायर के बराबर प्राप्त होता है। पिछली कक्षाओं में हमने ये भी देखा हुआ है कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम के रेशियो के बराबर होती है। अतः ये अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर के बराबर प्राप्त होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन प्राप्त करके उनका सॉल्यूशन हम प्राप्त कर सकते हैं, और उनके द्वारा डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ है इक्वेशन के द्वारा जो क्वांटिटीज है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सब हमने देखा है। और ये भी हमने देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न केवल एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करती है वरन वह मोमेंटम भी ट्रांसपोर्ट करती है। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।